हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपने सीरीज स्टार्ट कर रखी है अपने एचपीएससी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम ऑफ जूलॉजी, ठीक है, उसके अब तक अपने 480 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हो जाएंगे आपके 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको एक जगह 500 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्लेलिस्ट के ऊपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके जूलॉजी के जो ओवरऑल मिक्स में क्वेश्चन है, सारी यूनिट से क्वेश्चन लेके उनको इसमें समराइज किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके क्वेश्चन देख लेना। एचपीएससी और यूपीएससी आरपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एचपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। और एचपीएससी के साथ में अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे उनको देखना। ठीक है, तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ टस एंड टर सीक्वेंस ड्यूरिंग टर्मिनेशन ऑफ। ठीक है, दो सीक्वेंस है, टस और टर। दो सीक्वेंस होती है और ये काम आती है आपके जब रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है उसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, टस और जो टर आपके सीक्वेंस है, ये कहाँ काम आएगी आपकी? आएगी काम आपके रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन के दौरान। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होगा उस कंडीशन के अंदर आपको टस और जो टर सीक्वेंस होगी ये दोनों की दोनों वहां पे काम आएगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, रेप्लिकेशन के टाइम पे आपकी काम आएगी। रोल ऑफ ट्विंकल प्रोटीन, ये प्रोटीन का नाम है ट्विंकल प्रोटीन, इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो आपकी ट्विंकल प्रोटीन उसका काम होता है एज ए हेलिकेज में। ठीक है, और हेलिकेज का काम क्या होता है? अनबाउंड करने का, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है उनको ओपन करने का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ऑफ इकोलाई द रोल ऑफ ट्रेक्सी। जब अपन बात करते हैं आपके होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की, तो उसके अंदर आपके रेक बी सी डी तीन तरह के जो एंजाइम होते हैं वो आपके काम आते हैं वहां पर। तो इनके सबके अलग अलग यूनिट फंक्शन है इनको। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके रेक बी सी डी वाला है, जो आपके रेक बी सी डी, ये आपके एक एंजाइम की सीक्वेंस है जो आपके होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है जब इकोलाई का। तो उसके अंदर ये प्रोटीन है एक तरह की, तो काम आती है। तो इसमें पूछा आपके रेक सी का, तो आपके तीनों का ध्यान रखना है। तो रेक बी ये होती है एज ए 3 to 5 हेलिकेज। ठीक है, और जो रेक सी है ये आपकी एज ए रिकॉग्नाइज काइस साइट। ठीक है, और जो आपका रेक डी है ये आपका 5 to 3 हेलिकेज। ठीक है, तो रेक बी हो गया आपका 3 to 5 हेलिकेज, और इसके साथ में एक तरह का काम किसका करता है? न्यूक्लियस का भी, ये भी जानते हैं। और रेक डी रिकॉग्नाइज काइस साइट, और रेक्स सॉरी रिक्स रेक बी बी का काम हो गया 3 to 5 हेलिकेज एंड न्यूक्लियस। रेक सी का हो गया रिकॉग्नाइज काइस साइट, और जो आपके रेक डी है उसका काम है 5 to 3 हेलिकेज का। तो इसमें पूछा आपके रेक सी, तो रेक सी का काम क्या होगा? रिकॉग्नाइज काइस साइट। तो आपको ध्यान रखना तीनों का। डीएनए फोटोलाइज एंजाइम यूज फॉर रिक्वायर्ड फॉर विच डीएनए रिपेयर। जो आपके डीएनए रिपेयर की प्रोसेस होती है उसके अंदर आपके अलग अलग एंजाइम काम आते हैं, अलग अलग तरीके के डैमेज होते हैं। तो उसके अंदर जैसे आपका एक डायरेक्ट रिपेयर आता है जिसके अंदर आपके पिरिमिडिन का डायमर बनता है। ठीक, और ये रिपेयर होता है लाइट डिपेंडेंट एंजाइम होता है। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं फोटो रिएक्टिवेशन। उसके अंदर जो एंजाइम काम आता है वो होता है आपका फोटोलाइज। तो इसमें पूछा है कि जो आपका डीएनए फोटोलाइज एंजाइम है वो डायरेक्ट डीएनए रिपेयर होगा उसके अंदर काम होता है। ठीक है, जैसे अलग अलग होते हैं आपके एक्सेशन रिपेयर होता है जिसमें आपका एक में बेस एक्सेशन है, एक में न्यूक्लियोटाइड वाला है, मिसमैच वाला है। तो अलग अलग एंजाइम इनका आपको ध्यान रखना है। तो डीएनए फोटोलाइज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज। जीरोडर्मा पेगमेंटोसा एग्जाम्पल ऑफ। जीरोडर्मा पेगमेंटोसा ये क्या है? एक डिजीज है। कौन सी? ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। ऑटोसोमल रिसेसिव। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, और एक और आती है इसके साथ में कोकेन सिंड्रोम। कोकेन सिंड्रोम, ये दोनों के दोनों जो डिसऑर्डर है ये होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर से, और ये दोनों के दोनों क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। तो आपको जीरोडर्मा पिगमेंटोसम का ध्यान रखना है क्योंकि काफी टाइम एग्जाम में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डैम और डीसीएम एंजाइम फॉर विच डीएनए रिपेयर। तो डैम का मतलब होता है
डीएनए, एडेनिन मिथाइलेज, और डीसीएम का क्या होगा, ये होगा आपके डीएनए साइटोसिन मिथाइलेज। एक तो आपके दोनों की फुल फॉर्म बतानी चाहिए, और जो डेम और डीसीएम तो दोनों के दोनों एंजाइम है, ये काम आते हैं आपके मिसमैच रिपेयर के अंदर। ठीक है, मिसमैच रिपेयर के अंदर जो आपके एंजाइम काम आते हैं वो कौन से हो गए दोनों, एक तो हो गए आपके डेम और डीसीएम, तो दोनों की फुल फॉर्म और इनका फंक्शन ध्यान रखना कि कौन से डीएनए डैमेज के अंदर काम आ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं इसके अंदर अगला क्वेश्चन, रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर 32। ठीक है, सिग्मा फैक्टर के अलग अलग टाइप है, और सिग्मा फैक्टर काम आता है आपके प्रमोटर रिकॉग्नाइज के लिए ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के टाइम पे। तो इसके अंदर अलग अलग फैक्टर हैं। तो 32 का जो काम होता है वो तो आपके हीट शॉक रेस्पॉन्स, इसके नीचे और भी क्वेश्चन डाले अपन, जैसे 34 है, सॉरी 38 है, 54 है, 28 है, ये सारे के सारे अपन यहाँ पे इसके अंदर डाल रखे हैं, तो जहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन तो बार बार आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही है, जो आपके अलग अलग सिग्मा फैक्टर इनका काम क्या होता है। तो आपको 32 का ध्यान रखना, ये काम कब आता है, हीट शॉक रेस्पॉन्स के टाइम। एबॉर्टिव इनिशिएशन फिनोमेना रिलेटेड विद इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ। अबॉर्टिव इनिशिएशन क्या होता है, जब आपके डीएनए के स्टैंड है, तो इस पे जब आरएनए बनता है, तो आरएनए के टाइम पे क्या होता है, छोटे छोटे चेन बनने के बाद में बीच में ब्रेकडाउन होता रहता है, पॉलीमरेज वहां से हटता रहता है, और ये कब तक चलता है, जब 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बन जाती है, चेन बन जाती है, तब तक ये चलता रहता है। तो बार बार इस पॉलीमरेज के उतरने को और जो आरएनए के छोटे छोटे सेगमेंट के बनने की जो प्रोसेस होती है, जब तक कि 10 से 20 तक की आपकी पूरी प्रोसेस नहीं हो जाए, ठीक है, 10 बेस पेयर तक की जब तक आप चेन नहीं बन जाए, तो अब तक आपको ध्यान रखना है। तो अबॉर्टिव इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ, आरएनए के जब फॉर्मेशन के टाइम होता है, जिसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के जब इनिशिएशन के दौरान आरएनए बनने लगता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब तक कि 10 बेस पेयर की चेन नहीं बन जाती, तब तक आपका आरएनए पॉलीमरेज वहां से हटता रहता है, और आरएनए की छोटी छोटी चेन बीच में रुकती रहती है, उसको बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। तो अबॉर्टिव इनिशिएशन किससे रिलेटेड, आपके ट्रांसक्रिप्शन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विच आरएनए पॉलीमरेज इज वेरी सेंसिटिव टू अल्फा एमिटिन। ठीक है, अलग अलग आपके जो आरएनए पॉलीमरेज है, इनका जो इनहिबिटर होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है, जो अल्फा एमिटिन के सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा आता है, वो होता है आपके पॉलीमरेज सेकंड। ये आपको ध्यान रखना, पॉलीमरेज सेकंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, और एक जो पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या है, रेजिस्टेंट है, और जो थर्ड है वो क्या है, मॉडरेट सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद में आपके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जो आपके बेस पेयर के जो रिपीट होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, ट्रिपलेट रिपीट बोलते हैं इनको, ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन, और उनसे क्या होती है, डिजीज होती है। तो सीएजी रिपीट आएगा, तो सीएजी रिपीट से जो डिजीज यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, देखो सीएजी से 3 डिजीज होती है आपकी, आपको ध्यान रखना, जो सीएजी रिपीट होगा, एक तो उससे होगी आपकी हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, इसके अलावा एक होगी आपके कैनेडी डिजीज, एक होती है आपकी स्पाइनो सेरेबलर एटेक्सिया 1। ठीक है, तो 3 डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज, कैनेडी डिजीज और स्पाइनो सेरेबलर एटेक्सिया डिजीज, ये 3 होती है आपकी सीएजी रिपीट से। तो इसमें पूछा सीएजी का, तो आपकी कैनेडी भी है, हंटिंगटन भी है, और ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा इसमें, सॉरी नोट पूछना था कि कौन सी डिजीज में नहीं होगी, नोट रिस्पॉन्सिबल फॉर सीएजी रिपीट सीक्वेंस, नोट रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसके अंदर आपका फ्रेजाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैनेडी के लिए, सॉरी हंटिंगटन के लिए है, और कैनेडी के लिए है, फ्रेजाइल के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो फ्रेजाइल रिपीट सिंड्रोम है, ये कौन से रिस्पॉन्स से होगा, ये होगा आपका सीजीजी ट्रिपलेट रिस्पॉन्स से। तो आपका इसमें ध्यान रखना कि सीएजी रिपीट से कौन सी डिजीज नहीं होती, वो होगी आपकी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और कैनेडी, हंटिंगटन और स्पाइनोसेरेब्रल वाली, ये तीनों होगी आपकी सीएजी रिपीट से। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कोज्ड बाय ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ। तो जो आपकी फ्रेजाइल वाली होगी वो होगी आपकी सीजीजी से। तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेजाइल सीजीजी से, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। सीजीजी से जो रिपीट से डिजीज होती है वो होती है आपकी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, 5 ब्रोमोसिल 5 ब्रोमो यूरेसिल इज बेस एनालॉग। बेस एनालॉग क्या होते हैं, कुछ ऐसे
मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके डीएनए के अंदर तो नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उन नॉर्मल जो आपके बेस पेयर है उनकी स्ट्रक्चर के सिमिलर होती है। ठीक है, नॉर्मल जो आपके बेस पेयर हैं, ठीक है, नॉर्मल जो आपके बेस है उनकी स्ट्रक्चर के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और इसकी वजह से क्या है वो डीएनए के अंदर आपके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, वहां पे फिट बैठ जाते हैं। तो जो 5 ब्रोमो यूरेसिल है, 5 BU, ये आपका है थाइमिन के। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो 5 ब्रोमो यूरेसिल है वो बेस एनालॉग किसका है, 5 ब्रोमो यूरेसिल किसका होगा, थाइमिन का। और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट आता है, वो होता है आपके 2 अमीनो प्यूरिन, ये होता है आपके एडेनिन। ठीक है, ये क्या होते हैं, कोई ऐसे नॉर्मल बेस होते हैं अलग तरीके के, जो आपके डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो आपके डीएनए के अंदर जैसे आपके साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल जो बेस है उनके स्ट्रक्चर के सिमिलर होते हैं। तो 5 ब्रोमो यूरेसिल किसका बेस एनालॉग है, थाइमिन का, और 2 अमीनो प्यूरिन किसका बेस एनालॉग है, ये हो गया आपके एडेनिन। रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर 54, तो 54 वाले की अभी अपने पहले ऊपर किसकी बात की थी, ऊपर बात की थी अपने 32 की, फिर इसमें आपका आता है नीचे 54। 54 वाला आपके है वो आपके फ्लेजेला सिंथेसिस के लिए, जो आपको ध्यान रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन आपके आते हैं, फिर अलग अलग आपके पॉलीमरेज वाले हैं। तो सिग्मा फैक्टर की बात करें तो 32 किसका था, 32 तो था आपके हीट शॉक वाला। अब कौन सा पूछा, 54, तो 54 होगा आपके नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। 54 किसके लिए है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, अगला है 38। 38 के लिए आपका होगा ऑक्सीडेटिव और ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसकी बात करें 38 ऑस्मोटिक एंड ऑक्सीडेटिव रिस्पॉन्स के लिए, जो सिग्मा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, सिग्मा फैक्टर 38। इसके बाद में आपका 28 किसके लिए होगा, ये होगा आपके फ्लैजेला सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, सारे के सारे हो गए आपके। 28 के लिए कौन सा हो गया, फ्लैजेला सिंथेसिस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 32 हीट शॉक रिस्पॉन्स, 54 आपके नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए, 38 ऑस्मोटिक और ऑक्सीडेटिव रिस्पॉन्स के लिए, और 28 हो गया फ्लैजेला सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है 97 वाला, वोजिनस एंड केबर ऑर्गन फाउंड इन, ये क्या होते हैं, मोलस्का के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, आपके मोलस्का के अंदर केबर और वोजिनस के जो अंग है वो पाए जाते हैं एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट होता रहता है, केबर के अंग जो वोजिनस के अंग है। बोट्राइडल टिश्यू आर स्टोर्ड, बोट्राइडल टिश्यू क्या आता है, एक अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है आपके हिरुडिन एरिया के अंदर। हिरुडिन एरिया कहाँ से बिलोंग करता है, आपके एनेलिडा से। और ये काम क्या करता है, फेट स्टोरेज का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मोनोसिस्टिस इज फाउंड इन, मोनोसिस्टिस क्या है, आपके प्रोटोजोन एक पैरासाइट है, और ये पाया जाता है आपके जो अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल है उसके अंदर पाया जाएगा मोनोसिस्टिस। ओस्टिया और ओस्कुलम फाउंड इन, और ओस्टिया और ओस्कुलम क्या है, दो स्पेसिफिक पोर्स हैं जो पाए जाते हैं पोरिफेरन एनिमल्स की बॉडी पे। किसमें पाए जाएंगे, पोरिफेरंस में। और इन दोनों के जो पोर्स को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स। अलग अलग टाइप की जो अमीबोसाइट सेल होती है उनके अंदर मायोसाइट है, उसका काम है ओस्टिया और ओस्कुलम को रेगुलेशन का। तो ओस्टिया और ओस्कुलम किस फाइल में पाए जाएंगे, पोरिफेरा के एनिमल्स के अंदर, जिसके अंदर आपके स्पंज आते हैं। तो ये आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस सीरीज के, अपन ने स्टार्ट किया था। और जो इम्पोर्टेंट 500 जो आपके जूलॉजी के सारे इम्पोर्टेंट मिक्स क्वेश्चन है तो इंडिविजुअल एक यूनिट से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, तो आपके जो हरियाणा वाले एग्जाम के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए आरपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करना है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ताकि इसको और कंटिन्यू करेंगे अभी, और इन 500 क्वेश्चन की पीडीएफ में जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे अगर आप उनको देख लेना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।